सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। आज एक्सक्लूसिव हमारे साथ मेहमान हैं, कुछ अहम तरीन इशूज़ हैं उन पे बात करेंगे। दानियाल अजीज़, साबिक चेयरमैन नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन ब्यूरो, साबिक वफाकी वज़ीर, सीनियर सियासतदान। जी दानियाल अजीज़ साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल, बहुत मेहरबानी प्रोग्राम में मदऊ करने का डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया सर। मेरा सवाल शुरू होगा, ज़ाहिर है इस वक्त मौजूद बहस है, मैं उस पर आप पे भी आता हूँ। आप एक बड़े पॉलिटिशियन हैं और फेडरल मिनिस्टर भी रहे हैं, तो ज़रा ये बताइएगा सर कि ये जो अदालती फ़ैसला आया है जो मौजूदा रिज़र्व सीट के ऊपर, पीटीआई तो इसको तारीख़ी फ़ैसला कह रही है, लेकिन जो बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हैं उनका ये कहना है कि ये गैर कानूनी, गैर आइनी फ़ैसला है, पॉपुलर फ़ैसला है, ये अकॉर्डिंग टू आइन और कानून नहीं है। आप इसको कैसे देखते हैं सर? जी, मेरा नहीं ख्याल है। उसकी वजह यह है कि जिन जजों ने इत्तफाक राय नहीं किया, उन 8 जजेस के साथ जिन्होंने एक्सेप्ट किया है, उनमें से बेशतर ऐसे थे जिन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने गलत किया है। उन्होंने रेफर बैक, जैसे याया अफरीदी साहब थे, उन्होंने रेफर बैक कर दिया इलेक्शन कमीशन को कि आप इसको दोबारा से नजरसानी देखें। तो इस तरह से जो एक्चुअली जिन्होंने डिसेंट किया है कि ये हो ही नहीं सकता और ये गलत हुआ है, जो 8 जजेस ने ये फैसला जो उनके हक में किया, पीटीआई के हक में, उनमें से सिर्फ 2 या 3 थे जिन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता। बाकी सारों में से जो 8+3 जो है वो तो एक तरफ थे। तो इस तरह से मेरा नहीं ख्याल है कि नहीं, मैं सर, मैं उनकी जजमेंट तो मैं पढ़ चुका हूँ, मैं तो आपकी राय पूछ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान की अदालत में ऐसा कोई नज़ीर नहीं है कि एक एप्लीकेंट नहीं है या कोई पार्टी जिसकी ग्रीवेंसेस नहीं हैं, जो आई नहीं है, और उसको जो आई है उसके तो आपने अपील को मुस्तरद कर दी, और जो आई नहीं है उसको दे दी। पाकिस्तान की तारीख़ में अदालती नज़ीर नहीं है। और किस जुरिडिक्शन के तहत आपने दी? क्योंकि अक्सर लोग ये कह रहे हैं कि 51 और 106 में रीराइटिंग हुई है, यानी रीराइटिंग ऑफ द आपने वो दिया है। इसके अलावा आप कानून में 3 दिन का है, आपने 15 दिन दे दिया है। लोअर कोर्ट से जब कोई केस ऊपर आता है अपील में, तो सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ ये हक होता है कि या तो वो एक्सेप्ट करे या मुस्तरद करे। एक नई चीज़ पैदा हो गई है कि आपने जो है पीटीआई को बग़ैर मांगे वो तमाम चीज़ें दे दी हैं जो कि कानून और आइन और पिछले कोई फ़ैसले उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मैं आपकी राय पूछना चाहता हूँ सर, अदालत के फ़ैसले तो हमारे सामने, उन्हीं फ़ैसलों पे तो बात हो रही है। जी, आपने अच्छा किया मेरे से पूछा, क्योंकि जब ये आईनी तरमीम हुई थी तो उस वक्त मैं इस काम में पेश था, क्योंकि ये नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन ब्यूरो ने ही विमेन सीट्स का जो है, जिसमें से बेशतर विमेन सीट्स हैं, ये जिनकी बहस हो रही है, जो रिजर्व सीट्स हैं, इनका इंट्रोडक्शन उस वक्त हुआ था। और उस वक्त ये नहीं सोचा गया था कि इनका इस्तेमाल इस तरह से होगा कि आप किसी सियासी जमात को ऊंचा या नीचा दिखाने का जो है इसको औजार के तौर पर इस्तेमाल करें। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा सादा और सीधा था कि जिसकी जितनी जितनी अक्सरियत है उसकी मुताबिकत में ये सीटें जो हैं उनके हिस्से में आनी थी। अब आप देखें कि इसी केस में, और मैं यकीन जानना कोई किसी की वकालत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो पब्लिक ने जो वोट दिए हैं वो चीज़ किसी भी जमहूरियत में सबसे अहमियत रखती है। तो वो तो वाज़ेह है कि किस तरफ थे और क्या हुआ और कितने थे। तो अब उसकी जो तकसीम है वो किसी और को दे देनी, मेरे ख्याल में ये भी मुश्किलात है। बहरहाल आपकी बात इस हद तक दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट की एक लंबी दास्तान है कि इन्होंने किस किस्म का रिलीफ किस किस को दिया और किस तरह से वो चीज़ सामने आई। लेकिन इस वक्त तो वो ज़ेर बहस नहीं है। मेरे ख्याल में इस वक्त जो ये मेजॉरिटी फैसला आया है, इसका कोई और तरीका नहीं है कि बजाय इसको तस्लीम किया जाए। अब रिव्यू पिटिशन है, उसकी बड़ी लिमिटेड स्कोप होती है। क्या ऐसे फैसलों से जो मौजूदा सियासी इस्तेहकाम की तरफ हुकूमत बढ़ रही है, आप नहीं समझते कि सियासी अदम इस्तेहकाम आएगा? क्योंकि इससे पीटीआई इस फैसले को पॉजिटिव वे में लेने के बजाय
इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करेगी और मुल्क में फिर सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि जो सिंपल मेजोरिटी है गवर्नमेंट की वो तो अपनी जगह है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो सिंपल मेजोरिटी कैसी बनी है। अगर इस फैसले से एक पहला धागा निकल रहा है जिसके जरिए से जो कुछ बाकी हुआ था फरवरी 8 तारीख को, तो उसको उधेड़ने की कोशिश की जाएगी, तो फिर वो जाहिर बात है कि वो उसका असर पड़ेगा सियासी इस्तेहकाम पे और शायद कुछ तब्दीलियाँ भी आएँ। लेकिन वाज़ेह तौर पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम इंसाफ के अमल को रोक दें और जो है अदलिया को सस्पेंड कर दें। और जिस किस्म की इक़दाम इलेक्शन कमीशन कर रही थी कि जिस वक्त रिकॉर्ड मांगा गया कुछ हल्कों का, तो उन्होंने अमेंडमेंट पास कर दी लॉ में कि जी अब हमने करवाना ही नहीं है ट्रिब्यूनल सिटिंग जजेस से। हालांकि हमेशा ये कोशिश की जाती थी कि सिटिंग जजेस से की जाए। अब इसका एक और गहरा मतलब भी निकल रहा है। वो गहरा मतलब ये है कि जो अदलिया पाकिस्तान है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं ज़्यादा बेशतर, और चाहे वो हाई कोर्ट्स हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, वो अब माजी के तौर तरीक़ों के तहत चलने के लिए तैयार नहीं है। और वो अपना गलत या सही जैसे भी आपका तबसरा है, जाहिर बात है जिसके खिलाफ फैसला होता है वो कहता है गलत है, जिसमें हक में फैसला होता है वो कहता है सही है। लेकिन ये वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि जुडिशरी जो है ये वो पुराना पाकिस्तान का जो तरीक़ाकार था इंतज़ामिया को मुल्क चलाने का, उसके साथ मुतफिक नहीं है। और वो अपना रास्ता जो है वो कानून और आइन के मुताबिक मापना चाहते हैं, ना कि कानून और नहीं। अब ये मुझे आप ये बताइए ना सर, कोई बड़ा सा इनके पीटीआई के अपने बड़े लॉयर ये कह रहे हैं कि इसकी कोई नज़ीर नहीं है, कोई माजी में ऐसी कोई नज़ीर नहीं है। मैं तो किसी की पसंद और नापसंद की बात ही नहीं करूंगा, मैं तो किताब उठा रहा हूं 280 आर्टिकल का। उस आर्टिकल में मुझे जुरिडिक्शन बता दें कि 187 के तहत, 185 के तहत, 184 के तहत हम पूछ रहे हैं, और ना उनकी उस फैसलों में है। दूसरी बात ये कोई नज़ीर बता दें, ऐसी नज़ीर भी नहीं है। तो हम तो कहते हैं कि आइनी और कानूनी फैसले जो है वो माना जाए, चाहे वो किसी के खिलाफ आए, किसी के हक में आए। अगर ये रिजर्व सीट सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दे दी जाती, जो पार्टी थी, जो आई थी, जो रिप्रेजेंट कर रही थी, तो कोई मुज़ायका नहीं था, कोई बात नहीं होती। लेकिन एक और वो 80 अफराद माजरत के साथ, वो भी पार्टी, वो भी नहीं आए, उनसे भी नहीं पूछा गया। तो आप नहीं मानते सर कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कानूनी और आईनी नहीं है, बल्कि पॉपुलर फैसला है? उन्होंने सोशल मीडिया और मीडिया को देखकर ये फैसला किया है, क्योंकि कानून और आइन की तो नज़ीर कहीं नहीं मिल रही। जो मैं मांग रहा हूं आप दे दें। जी, उसमें मैं जो आपको अर्ज करना चाहता हूँ वो यही है कि जबकि ये सारे के सारे जजेस, जैसे मैंने पहले आपको बताया प्रोग्राम के शुरू में, कि ये नहीं हो सकता कि सारे के सारे जो हैं ये इस तरह से हो। अब उसमें स्प्लिट डिसीजन आया, लेकिन वो स्प्लिट कोई ऐसा नहीं है कि रेजर थिन है, कि बहुत कोजेंट रीजंस थे दूसरी तरफ सोचने का। तकरीबन सारों सर मैं वहां आपको फिर ब्लॉक करूंगा सर। मैं उनकी तो आ गई है ना जजमेंट। मैं तो कह रहा हूं कि 11 के 11 नहीं, 13 के 13 जजेस ये बताएं कि कौन सी जुरिडिक्शन है और इसकी क्या नज़ीर है। और माजी में कभी कोई ऐसा हुआ है कि एप्लीकेंट नहीं है, ग्रीवेंसेस नहीं है, वो आया नहीं है और 80 से पूछा नहीं गया है, और 3 दिन का कानून मौजूद है, 51 मौजूद है, आइन का आर्टिकल 106 मौजूद है, 185 मौजूद है, 184(3) मौजूद है, 187 मौजूद है। लेकिन आपने फैसला ऐसे कर दिया जहां ना जो उसको ना आइन कवर कर रहा है, ना कानून कवर कर रहा है, ना माजी के प्रिंसिपल लॉ कोई फैसला कवर कर रहा है। मैं तो ये पूछ रहा हूं सर, अदालतों ने, जजेस ने क्या किया? मैं तो 13 जजेस को कह रहा हूं कि इसका वजाहत कर दें। वही बात मैं आपसे पूछ रहा हूं। जी, मैं समझ रहा हूँ आपका सवाल, और मैं आपको अपना जवाब दे रहा हूँ कि जो सूरत हाल मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया है, जो इलेक्शन के दौरान जो सूरत हाल सामने आई है सर, इस सब कुछ करके भी, तो ये तो साफ जाहिर है ना कि ये सीटें उनके पास थी, चाहे वो इंडिपेंडेंट की शक्ल में थी, जैसे भी थी, और उनसे कोई हिला भी नहीं। तो फिर जब आपने बीएपी को सीट दे दी, जब उनकी पार्लियामेंट में कोई प्रेजेंस ही नहीं थी, और उनको आपने एक सीट थमा दी, और प्रेसिडेंट जो है वो जुडिशरी में और इलेक्शन कमीशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बार बार जो है पैमाना नहीं बदल सकते किसी चीज का फैसला करने का। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जो माजी में इन्होंने किया था बीएपी के साथ, अगर उसी को आप मिसाल लेकर आगे चलते
तो फिर इलेक्शन कमीशन का नहीं बनता था ये करना। उलट इसके इलेक्शन कमीशन ने सहारा लिया इस बात का कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था उसकी इंटरप्रिटेशन इन्होंने अपने मकसद के लिए की, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको गलत करार कर दिया, इसलिए फिर ये बात वहां वापस चली। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल करके आगे चलता हूं, क्योंकि जाहिर है ये बहस बड़ी लंबी हो जाएगी। मुझे ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट की भी जुरिडिक्शन होती है सर 175(2), उससे वो आगे नहीं जा सकती। पार्लियामेंट की भी एक जुरिडिक्शन है, क्योंकि आप पार्लियामेंटेरियन हैं, आप सर कानून बनाते हैं, आपने कानून बनाया है, आपने वो कानून बनाए हैं जो पाकिस्तान की तारीख में मतलब लोकल बॉडीज़ है और बड़े बड़े कानून हैं। तो मेरा ये इसलिए उज्जत है। मुझे ये बताएं, एग्जेक्टिव का है 97 है उनके अख्तियारात है, क्या सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एक सवाल है, रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की ताकत है या नहीं है? बस फिर मैं आगे चलता हूँ। नहीं, रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की ताकत बिल्कुल नहीं है। अच्छा। इनका काम है इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत जबरदस्त बात कर दी आपने। और एक सर सवाल और करूंगा, ये जो आइन का आर्टिकल के आइन में तरमीम तो होती रही है ना सर, आइन साज असेंबली में काफ़ी तरमीम किया आप लोगों ने, कुछ चीज़ें थी अच्छी थी बुरी थी, उसको हटाया बुलाया। एक 189 है सर आर्टिकल, वो है कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला कर दे उसको हर लोअर कोर्ट मानेगा, हर इदारा मानेगा। लेकिन यहाँ पर क्या ये तरमीम जो आजकल डिस्कस हो रही है, एक जुमला होना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट या आला अदलिया कानूनी और आइनी फैसला करे तो हर इदारे को मानना है। ये अगर ऐड कर दे तो सुप्रीम कोर्ट के बहुत से फैसले गैर आइनी गैर कानूनी होते हैं, जिसको खुद सुप्रीम कोर्ट बाद में नलीफाइड करती है और मानती है कि ये फैसला 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के गलत किया था, ये फैसला 5 लाहौर हाई कोर्ट के जो है वो गलत किया था। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला जो चाहे गैर आइनी हो गैर कानूनी हो 189 के तहत मानना पड़ता है? क्या बेहतर नहीं है कि वहाँ पर एक लफ्ज़ लिख लिया जाए कि कानूनी और आइनी फैसले सुप्रीम कोर्ट के माने जाए, एक हल्का सा अमेंडमेंट कर दिया जाए? जी, इसमें तो फिर मुकम्मल तौर पर जो आपका निज़ाम है इंसाफ का, इसमें अभाम ही आ जाएगा। तो किसी दिन कोई भी उठ के कह सकता है कि जी ये आइन के मुताबिक नहीं है, तो ये लॉ ऑफ द जंगल तो नहीं हो सकता। आखिरकार आपने मैटर्स किसी न किसी तरह सेटल करने हैं, इसीलिए कोई फोरम होता है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये मौजू होगा कि इस तरह से कर दें, लेकिन ये ज़रूर है कि आपकी बात इस हद तक दुरुस्त है कि जुडिशरी का माजी में बहुत ज़्यादा ओवर रीच इन्होंने किया है, बहुत ज़्यादा जुडिशल एक्टिविज़म का जो है नुकसान पहुँचा है, और उनके बहुत सारे फैसले खुद ही सुप्रीम कोर्ट को ओवरटर्न करने में पड़े हैं। और यही इनके लिए एक बहुत बड़ा सबक है, जो कि मैं समझता हूँ कि अब बहुत सालों के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी हरकत में आ गई है। और आपने देखा माजी में 2, 3, 4 केसेस ऐसे थे जिसमें चीज़ें जो है सामने हैं, जो कि पहले ये नहीं होता था पाकिस्तान में। अच्छा सर, ये बताएं, चलें अब हम चलते हैं ज़रा हुकूमत IMF वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कि ये जो आपके ज़ाहिर है एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने अभी जो उनके है वो करना है, लेकिन वैसे जो सेकंड सतह पे जो होता है वो फैसला हो गया है कि 37 मंथ में इनको 6 बिलियन मिलने जा रहा है। तो ये एक कामयाबी है सर मौजूदा हुकूमत की कि IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होगा, उन्होंने कह दिया है। इसके बाद मेरे ख्याल में जी IMF के पास जाना कोई कामयाबी नहीं है, असल में ये फेलियर का सबूत होता है। और जब आप गिर जाते हैं तो फिर आपको जाना पड़ता है सहारा लेने के लिए। तो ये नहीं मेरे ख्याल में कोई शहनायाने बजाने चाहिए, यहाँ कोई बड़ी बात है। लेकिन ये ज़रूर है कि जो मुश्किल इक़दाम थे ये इसको हासिल करने के लिए, जो कि दुनिया के उन अदारों ने जो इस काम के लिए बने हैं उन्होंने ज़रूरी समझे आपकी मुआशी सेहत के लिए, वो आपने कामयाबी से ले लिए हैं पहले मरले में। लेकिन ऑब्वियसली ये अभी देखना बाकी है कि पाकिस्तान आगे कैसे चलता है। तो मेरे ख्याल में जो एक चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा ग्लैरिंग नज़र आई है इस शॉर्ट स्टेटमेंट में, जब इनकी रिपोर्ट फाइनली आएगी एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग के बाद तो फिर मजीद पता चलेगा, वो ये है कि इन्होंने साफ कह दिया है कि स्टेट बैंक को मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन को रोकने के लिए मौजू करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि जो स्टेट बैंक ने अभी 150 बेसिस पॉइंट कम किए हैं और यकलख्त इन्फ्लेशन पिछले 4 हफ्तों से ऊपर जा रही है इस बजट के आने के बाद, और इसके साथ साथ जो स्टेट बैंक का अपना ये माना था
जो इससे पहले वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग में था कि अगर बजट को हम देखेंगे और अगर बजट इन्फ्लेशनरी आया तो फिर हम ये नहीं नीचे ला सकेंगे इंटरेस्ट रेट, और अगर बजट इन्फ्लेशनरी ना आया तो फिर हम लाएंगे इसको नीचे। तो इसमें जब बजट 7 तारीख को आना था और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग 9 तारीख को आनी थी, तो इन्होंने गवर्नमेंट ने बड़े तरीके से हीले बहाने इस्तेमाल करके तो वो बजट की प्रेजेंटेशन 12 को ले गए और 9 तारीख को इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को अपनी स्टेटमेंट से हटा के तो इन्होंने 150 बेसिस पॉइंट जो है वो कम करवा ली इंटरेस्ट रेट। तो ये उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छी है जिन लोगों के बड़े बड़े कारोबार हैं, जैसे कि माशाल्लाह हुकूमती पार्टी है और जैसे हुकूमती कोalition है या फिर जो अपोजिशन पार्टी है। लेकिन उन लोगों के लिए जो बेचारे पहले महंगाई में पिस गए हैं उनके लिए तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है। तो इस तरह से ये चलाकियां बार बार ये गवर्नमेंट मार रही है जिसके जरिए से अवाम को धज्जियां उड़ रही है और अमीर लोगों को जो है सहारा दिया मजीद आप ये ठीक है, मौजूदा हुकूमत का जो काफ़ी अरसे से हम डिमांड करते हैं, लोग कहते हैं कि आप ज़राअत के इनकम पे टैक्स लगाएं, रियल इस्टेट पे टैक्स लगाएं, ट्रेडिंग पे टैक्स लगाएं, सर्विसेज सेक्टर पे टैक्स लगाइए, टैक्स नेट को इस तरफ बढ़ाइए ना कि उन्हीं लोगों के ऊपर टैक्स मज़ीद बढ़ा दें जो ऑलरेडी दे रहे हैं। अब सुनने में आया है कि जी हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि रियल इस्टेट्स पे टैक्स लगेगा और लगा रहे हैं और ज़राअत की इनकम पे भी टैक्स लगा रहे हैं, जो कि कल तक सूबे बहुत बड़ा मसला था। सुना है कि वो भी अब राज़ी हो गए हैं। तो क्या ये जो कह रहे हैं कि शायद 1 जनवरी 2025 से यानी 2025 से ये शुरू हो जाएगा जो करंट ईयर होता है, तो आप इसको एक अच्छा इकदाम मानते हैं सर? जी, मेरे ख्याल में इसमें जो सबसे बड़ी बात समझने वाली है वो ये है कि 12.5 एकड़ तक, जिसको सबसिस्टेंस लेवल फार्मिंग कहते हैं और पाकिस्तान में ये बाकायदा मतलब कानून का हिस्सा है, उनके ऊपर तो कोई टैक्स नहीं लगना इसकी वजह से कि उनकी कैटेगरी ही इससे बाहर है। तो उनको सबसिस्टेंस लेवल कहते हैं जो 12.5 एकड़ या उससे कम जिनकी मलकियत होती है। तो बेशतर जो पाकिस्तान में लैंड ओनर्स हैं या जो काश्तकार हैं वो छोटे काश्तकार हैं और ख़ास तौर पे सेंट्रल पंजाब में, नॉर्दर्न पंजाब में, इवन किसी हद तक जो सदर पंजाब है। लेकिन जो बड़े काश्तकार हैं जिनके पास हज़ारों एकड़ हैं, जिनके पास स्टेट्स हैं, जिनके पास इसके ज़रिए से मतलब आमदन की भरमार लगी हुई है, तो उनके ऊपर तो बराबरी का होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं इसको टेम्पर करना चाहता हूँ ये कह के कि जो आप फाइनेंशियल और सहूलियात देते हैं उन सेक्टर्स को जिनसे आप टैक्स ले रहे हैं, आपको अगर एग्रीकल्चर से टैक्स लेना है तो फिर इनको भी वो बैंकारी सहूलियात आपको मुकम्मल तौर पर फराहम करनी होंगी। इस वक्त जो बैंकारी निज़ाम है पाकिस्तान का, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो एक स्याही चूस की तरह काम करता है। यानी जो देहाती बैंक ब्रांचेस हैं उनमें जो डिपॉजिट है वो वहाँ पर कर्ज की शक्ल में नहीं दी जाती, वो बख्तरबंद गाड़ियों में शहरों में लाए जाते हैं और यहाँ पर हुकूमत सबसे ज़्यादा और उसके बाद जो हमारी अशरफिया और जो हमारे कारोबारी लोग हैं ये वो पैसे निकाल के उससे मुस्तफीद होते हैं। जो आपके देहाती इलाके हैं जहाँ पर काश्तकारी हो रही है, जिसको आप एग्रीकल्चर एरिया कहते हैं, वहां पर तो आपने 3 लाख रुपया सिर्फ खाद बीज के लिए दिया हुआ है, चाहे उसका एकड़ जो है वो 10 करोड़ का क्यों ना हो, वो 3 लाख से ज्यादा ले नहीं सकता। उसके अकाउंट में चाहे 10 करोड़ रुपए हो लेकिन वो आपके से लोन नहीं ले सकता। तो ये जो एक अपार्थाइड है निजाम में, जो आपने एक गदर मचाया हुआ है, जिसमें एक पूरे तबके को आपने पानी के नीचे उनका सर डुबोया हुआ है, ये चीज़ें फिर हटानी होंगी। अगर आपने उनके साथ बराबरी का तो फिर सारी बराबरी होगी। दानियाल अजीज साहब, यहाँ रोकूंगा, नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक पे वापस आते हैं। वेलकम बैक। जी दानियाल साहब, क्या ये इम्प्लीमेंट हो सकता है पाकिस्तान में? क्योंकि हम तो ये देखते हैं सर कि अगर आप यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद पर सूबे बनाएं तो कुछ सियासी जमातें खड़ी हो जाती हैं, सियासी नारा कि हमारे गर्दन से आप गुज़र कर, हमारे खून से गुज़र कर आप सूबे बनाएंगे। दुनिया में सूबे बन रहे हैं, दुनिया में हमने देखा है कि सूबे और मरकज़ के हर इनकम पर टैक्स लगना चाहिए। तो जब मैं बात करता हूं तो वो ये कहते हैं कि जी हम लगाना चाहते हैं, लेकिन यही वाली बात आ जाती है कि सूबे नहीं लगने देते हैं और बड़े बड़े जो अशराफिया हैं बैठे हुए हैं खुद हुकूमत में हैं वो भी नहीं लगने देते हैं। तो इसका कोई हल है सर? आपको मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि अभी वर्ल्ड बैंक ने जो रिव्यू किया है पिछले 3 बरस से पाकिस्तान में
वर्ल्ड बैंक एक $400 मिलियन का FBR का रिफॉर्म चला रहा है, और उन्होंने जो रिपोर्ट शायद की है उसमें उनका ये मानना है अपनी तमाम तहकीकात करके, और वो इंटरनेशनल इदारा है जिसका काम ही ये है, वो कहते हैं कि अगर सिर्फ 75% इम्प्लीमेंटेशन हो जाए मौजूदा टैक्सेस की, तो पाकिस्तान में जो टैक्स टू GDP रेशो है ये कुछ 27% तजावुज कर देगा, जो कि आज तकरीबन 9% पे फंसा हुआ है। और उसमें हमारा तमाम कर्ज भी उतर जाएगा, हमारे तमाम सोशल सेक्टर प्रोग्राम्स भी चल जाएंगे, पाकिस्तान की मरकजी हुकूमत की और सूबाई हुकूमतों की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगी। तो सवाल ये जो आपने किया कि क्या एग्रीकल्चर टैक्स इम्प्लीमेंट भी होगा कि नहीं होगा, क्या रियल एस्टेट पे इम्प्लीमेंट भी नहीं होगा, तो इसमें जो पॉइंट ऑफ सेल का अभी आपने तमाशा देखा और ट्रैक एंड ट्रेस का तमाशा देखा, जिसमें हुकूमत पाकिस्तान ने कहा कि ये सारे का सारा गलतकारी पे मुबनी था, और वो इक़दाम जो कि दरहकीकत शफाफियत लाने के लिए किए गए थे, उन्हीं के जरिए उन्होंने इसको सारे का सारे को मुद्दम कर दिया और मस्त कर दिया, और उसके जरिए से फिर पैसे भी कमाए। तो ये गवर्नेंस का इशू है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से ये काम हल नहीं होना, ना FBR का, ना वापडा की चोरी का। कल जो वज़ीर आज़म साहब ने मीटिंग की FBR की, उसमें उन्होंने फाइनली माना कि जो डिपार्टमेंटल इश्यूज हैं, जो भी डिपार्टमेंटल इश्यूज हैं, वो सामने लाए जाएं और वक्त ज़ाया ना किया जाए, जैसे कि उनको पता ही नहीं है। वो खुद एक कारोबारी फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो खुद पाकिस्तान में कारोबार करते हैं, इनको एक एक चीज़ की मालूमात है, और अगर ना भी हो, मैं दावे से कहता हूँ कि इनको मालूमात है, क्योंकि जब ये मुझे अस्पताल में विजिट करने आए थे CMH पिंडी में, उस वक्त मैंने इनको ये सारी बातें बताई थी, और उन्होंने फिर मेरे पास एक वफद भेजा जो कि अहद चीमा साहब पे मुश्तमिल था, और उनको मैंने 2 घंटे लगा के ये बात समझाई कि अगर आपने इस मुल्क को बचाना है और FBR का टैक्सेशन का निज़ाम ठीक करना है, तो आपको एक इंसेंटिव्स अप्रोच से चलना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे आगे से जवाब दिया कि नहीं, हम तो एग्जीक्यूटिव अलाउंस का फैसला करेंगे, वो जो PAS अफसर को मिलेगा, क्योंकि वो खुद PS के ऑफिसर हैं, और ये जो रेवेन्यू वाले हैं, कस्टम वाले हैं, ये इनको हम एडमिनिस्ट्रेटिवली हैंडल कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं पिछले 3-4 माह से कि उसका क्या नतीजा निकल रहा है। एक तो आपका ट्रैक एंड ट्रेस का पटाखा निकल गया, दूसरा आपका पॉइंट ऑफ सेल जो है वो ये माने हैं कि अंडर इम्प्लीमेंटेड है, तीसरा जो इन्होंने अभी ताजर दोस्त स्कीम चलाई, वो खुद इन्होंने मान लिया कि तबाह हो गया। अब वो कह रहे हैं कि जी फिक्स के ऊपर हम 42 सिटीज में को 1000-2000 का मवाद ले लेते हैं इनसे, वो जो पहले वाली गवर्नमेंट कह रही थी, तो वो भी सारा प्रोग्राम ठप हो गया। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इनको अच्छी तरह मालूम है टैक्स कैसे कलेक्ट होना है, इसलिए कि मैंने इनको बताया हुआ है। तो वो तो अब FBR में रीस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे हैं, हालांकि हमने तो कहा था कि इसकी निचकारी कर दें आप। कुछ भी नहीं है, वो इन्होंने सिर्फ अफसर निकाले हैं। जिस दिन इन्होंने अफसर निकाले थे पहले मरहले में, तो उसके बाद इन्होंने लाहौर जाके उनको मनाने के लिए दूसरे अफसरों को, क्योंकि वो नाराज हो गए थे, उनको जो है शाबियाने बजाए और उनको जो है ना वो इनामात तकसीम किए, और फिर जो है आके 1 महीने बाद फैसला किया कि नहीं अभी नहीं सी हुआ, और फिर से दोबारा अफसर निकाल दिया। अब मैं हैरान नहीं होऊंगा अगर अगले हफ्ते ये कहीं कराची जाके उनको फिर कोई इनामात तकसीम ना कर दे। यानी इनको कुछ समझ नहीं आ रही है कि ये क्या कर रहे हैं। ये समझते हैं कि ये थ्रेट करके एडमिनिस्ट्रेटिव जो है फियट इस्तेमाल करके इनको दबा के डरा के ये समझते हैं कि ये काम चला लेंगे। ये देर पा चीजें होती हैं, एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है, और उसी के तहत ही यहाँ तक इस नहज तक पहुंचे हैं। तो इनको वापस ले जाने के लिए उस किस्म के इकदाम करने पड़ेंगे। नहीं तो क्या मैं ये समझूं, एक लिहाज से ये भी सामने आती है बात कि हुकूमत खुद नहीं चाहती है कि ये इदारे स्ट्रॉन्ग हों, मस्तन इंडिपेंडेंट हों, और ख़ास तौर पे नैब या FBR जैसे इदारे या इलेक्शन कमीशन जैसे इदारे जो मजबूत हों, मेरिट पे आएँ और वो किसी के दबाव में नहीं आए। हुकूमत खुद इनको कमज़ोर रखना चाहती है सर। बिल्कुल, वो इनको भूखा रखना चाहती है ताकि ये गलतकारी करें और इनके जो दरवाजे हैं पिछले दरवाजे खुले रहें। क्योंकि देखें ये गरीब मुल्क है, तो अगर आप देखें अब टाइम आ गया टैक्स लेने का। अब टाइम ये नहीं है कि आपने लोगों को जो है वो रेवड़ियाँ बांटनी है, और वो भी कर्ज ले लेके। हमारे आने वाली नस्लें कर्ज में डूब दी हैं और ये कह रहे हैं कि जी हम मोटरसाइकिल बांटेंगे, हम सोलर पैनल बांटेंगे, हम लैपटॉप बांटेंगे, हम ये वो भाई पैसा कहाँ से आ रहा है? ये आपका पैसा तो नहीं है। आपने एक मेहनत करके अपनी सियासी साख इस्तेमाल करके लोगों को मनाया तो नहीं है कि ये रास्ता है पाकिस्तान का। आप तो बजोरे बाजू हमारी आने वाले नस्लों को कर्ज में डुबा के, यहाँ तक कि आपने जितना पाकिस्तान में कर्ज ले सकते थे आपको सारा ले चुके हैं, अब वो राह ही नहीं है। तो अब टाइम आ गया टैक्स देने का। तो टैक्स किसने देना गरीब मुल्क में? मैंने और आपने तो नहीं देना डॉक्टर साहब, वो तो इन्होंने देना है, वो तो साफ है।
तो क्या इसीलिए तो अब आज इस्तीफों की बात शुरू हो गई है। आपने खुद देखा तो अखबारों की जीनत बनी हुई है। अच्छा सर, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ। अच्छा, ये पहले एक थोड़ा सा सवाल ये बताएं, जो ये इश्तहारात बट रहे हैं, बहुत बड़े बड़े इश्तहारात ख़ासतौर पर पंजाब में कि जी वहाँ पर बहुत काम हो रहा है, और मैं अक्सर इश्तहार में देखता हूँ कि शहबाज शरीफ का भी बहुत बड़े बड़े इश्तहारात लगे होते हैं कि जी हम ये काम करने जा रहे हैं, ये काम करने जा रहे हैं। और उधर हम देखते हैं कि जनाब अली अमीन गंडापुर चैलेंज कर रहे होते हैं कि जनाब दोनों इदारे के अहम तरीन लोगों को जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइट पे हैं बैठा लें और देख लें कि किस में काम हो रहा है, पंजाब में हो रहा है या KPK में हो रहा है। तो क्या सर वाकई पंजाब में काम हो रहा है, क्योंकि आप तो वहाँ पे हैं और ग्राउंड पे हैं, क्या कहेंगे? जी, यहाँ पर कुछ भी नहीं पंजाब में हो रहा, ये गवर्नेंस बाय अनाउंसमेंट है। हर चीज की बस अनाउंसमेंट आप करते जाएं। अगर किसी बच्चे के मुंह में चूसनी भी डाली है तो वो भी अनाउंसमेंट कर दें कि जी गवर्नमेंट ने आज बच्चे के मुंह में चूसनी डाली है। अब ये किसी को बेवकूफ बनाना हो तो फिर आप बहुत ऊंची आवाज में जो है ना अपनी बात आराग अलापते रहते हैं, तो शायद ये किसी के कान में चले जाए, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि देखें जितने भी इनिशिएटिव्स हैं वो एक तो बिल्कुल अनफाउंडेड है, और दूसरा बात है इनकी कैटेगरीज है। ज्यादातर वो हैं जो रोड़ियां बांटने वाले हैं कि आप व्हील चेयर बांट दें, आप सोलर पैनल बांट दें, आप मोटरसाइकिल बांट दें। अब ये तो कोई इनिशिएटिव नहीं है। अब पूरे पाकिस्तान पंजाब में आप फर्ज करें कि जो हेल्थ का सिस्टम है इसमें अरबों रुपए हम BHUs के ऊपर लगा रहे हैं, अरबों रुपए उनकी मेंटेनेंस के लिए, उनकी इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, उनकी सैलरीज के ऊपर, उनकी हर चीज के ऊपर जो है उनका इक्विपमेंट है, मेडिसिन है, सब कुछ है। तो बजाय उस सतह को ठीक करने का और उसको रवा करने का आपके पास क्योंकि गवर्नेंस का सोल्यूशन कोई नहीं है, तो आपने बसें चला दी कि जनाब इतने हजार लोग इन्होंने ट्रीट कर दिए। अब वो बसें आप जाएं, मेरे हल्के में जो है 2 बसें तो पेट्रोल पंप पे खड़ी हुई हैं पिछले 10 दिन से, तो वो तो हिल ही नहीं रही है, उनमें तो पेट्रोल ही नहीं है। मेरे पास मैं उनको कहता हूँ अभी वीडियो बना के भेज दें, आप अपने टीवी के खबरनामे में दिखाएं कि वो कितने दिनों से खड़ी है वहां पर। तो ये सब टकोसले हैं, ये जिन्होंने वो बसें बनाई हैं और जिन्होंने वो फ्यूल इस्तेमाल करना है, जिन्होंने वो ड्राइवर भर्ती किए हैं, उनकी बात पूछे, उनके लिए तो बड़ा अच्छा हुआ होगा। लेकिन ये कहना कि आप एक, और सबसे बड़ी बात है मेडिकल कम्युनिटी इसके ऊपर हंस रही है, जो गवर्नमेंट के डॉक्टर्स हैं वो इसके ऊपर हंस रहे हैं कि ये देखें ये कैसा तमाशा लगा दिया है। सो कहने का मतलब, ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, जो आपने साफ सुथरा पंजाब है वो तो टीवी पे रोज चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि उसका क्या हाल है। ये म्युनिसिपल फंक्शन है, ये हेल्थ भी जो है ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का फंक्शन था। तो ये अफसोस की बात है कि इनके पास इतनी सोच नहीं है, इतना विजन नहीं है कि वो पंजाब की जो गवर्नेंस है उसके ऊपर फोकस करें और दुरुस्त करें, ना कि ये छोटे छोटे टकोसले दे के तो चेपियां लगा के इश्तिहारात बना के तो कहें जी हमने बड़ा कमाल कर दिया। और वो इश्तिहारात भी आवाम के टैक्स के पैसों का जो करोड़ों रुपए में वो जो रेवड़ियां बांटने वाले पैसे हैं वो भी ज्यादा फेडरल गवर्नमेंट से आ रहे हैं, इन्होंने खुद तो कलेक्ट नहीं किया और वो सारे कर्ज के पैसे। अच्छा सर, ये बताएं कि एक बड़ा स्कैम था, गंदम एक्सपोर्ट हुई, फिर इंपोर्ट हुई, अरबों रुपए की करप्शन हुई। अभी मैं पढ़ ही रहा था, आज ही के अखबार में है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्योंकि इस पर आपका ग्रिप है कि आटे की फिर किल्लत हो गई है, शदीद किस्म की किल्लत हो गई है। ऐसा क्यों सर? आटे की किल्लत बिल्कुल हो गई है जी, और फ्लावर मिल्स भी स्ट्राइक पे चले गए। आज शायद उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया कुछ दिनों के लिए, क्योंकि उनको गलत किस्म का टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, करना की कोशिश की थी। तो उसमें जो एक्चुअली जो ट्रेजेडी हुई है वो ये हुई है कि हुकूमत पाकिस्तान ने वादा किया था एक बाकायदा अनाउंसमेंट के जरिए कि वो काश्तकारों को 3,900 रुपए फी मन गंदम के लिए फराम करेंगे और ख़रीदारी करेंगे, और ये सूबे भी करेंगे और मरकज़ भी करेगा। अब मरकज़ ने भी कर लिया है, 3 सूबों ने यानी बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध ने भी खरीदारी कर ली है, लेकिन पंजाब ने नहीं की। और हैरानगी की बात यह है कि ये फरवरी की 28 तारीख तक इसकी आखिरी डेट थी, जो केयरटेकर गवर्नमेंट ने इजाज़त दी थी, या उससे पहले वाली PDM गवर्नमेंट ने इजाज़त दी थी इनकी इम्पोर्ट की। और इस गवर्नमेंट ने मार्च 1 को हलफ उठाया और इन्होंने तोसी कर दी कि मार्च के महीने में जो पहले ही बंदोबस्त हो चुका है वो आ रही है, वो तकरीबन 4 या 5 शिपमेंट्स थी, और वो शिपमेंट्स तो दरकिनार, और मार्च दरकिनार, अप्रैल में भी इंपोर्ट हुई है। और उस मार्च में सबसे ज्यादा, यानी तकरीबन 3.5 मिलियन टन में से तकरीबन 1 मिलियन टन जो है वो मार्च और अप्रैल में हुआ इम्पोर्ट। और ये वो जंक है जिसकी कीड़ेदार और ये भैंसों के खाने के काबिल भी नहीं थी ये गंदम, उसकी रिपोर्ट ही ये पी गई है गवर्नमेंट, वो रिपोर्ट ही सामने नहीं आई आज तक। और जो इनकी अपनी रिपोर्ट थी कि ये गलतकारी क्यों हुई है वो भी ये पी गए।
उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि पहली गंदम की शिपमेंट जो है वो 8 सितंबर को पहुंचनी थी। अब केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उन्होंने 14 अगस्त को हलफ बर्दारी का तरकीब की, तो उनकी पहली मीटिंग होते, वजारतें लगते, बैठते, सब कुछ करते, कम से कम 8-10 दिन तो लग गए थे। तो इसका मतलब ये है कि कम से कम 20 दिन लगते हैं सिर्फ ट्रांसपोर्ट में, यानी अगर यूक्रेन से शिप चले और पाकिस्तान पहुंच जाए उसमें कम से कम 20 दिन लगते हैं डिलीवरी के। तो उससे पहले आपको वो खरीदारी करनी पड़ती है, एलसी खुलनी पड़ती है, वो गंदम जो है इकट्ठी करनी पड़ती है, उसकी प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन होती है, इस सारी चीजों में दिन लगते हैं। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि 8 तारीख जो शेड्यूल्ड डेट थी, शेड्यूल्ड डेट, मेरी बात गौर से सुन लें, शेड्यूल्ड डेट जो गंदम पहले 55,000 टन पाकिस्तान पिछली पहुंचने की थी, ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो पीडीएम गवर्नमेंट ने स्टेट बैंक को एलसी खोलने के लिए ना कहा हो। इसलिए उस तरफ ये गए ही नहीं, क्योंकि ये सारा कुछ बुनियाद उन्होंने रखी थी। और उस वक्त कौन साहब थे, मैं आपको बता देता हूँ, सागदार साहब थे। और ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, क्योंकि मैं खुद इंचार्ज था एक गंदम की इंक्वायरी रिपोर्ट के जो 2015 में हुई थी, जिसमें यही फर्म्स और यही गलतकारी उस वक्त भी हुई थी। और वो रिपोर्ट हमने बड़े धूमधाम से लिखा कि इन सबको नैब में भेजें, और वो रिपोर्ट ये पी गए, उसके ऊपर कुछ भी नहीं किया। अच्छा, चीनी सरप्लस हो गई है और वजीर आजम ने इजाजत दे दी है। एक मिनट इस गंदम पे मुझे रहने दे एक मिनट। जो ये गंदम के हवाले से जो अवाम का रद्द अमल आया है, यानी काश्तकार का जो रद्द अमल आया है, पहले तो इनको गिरफ्तार किया, इनको मारा पीटा, ये बहुत बड़ी ज्यादती की, क्योंकि ये अपने ही कहे हुए से भागे थे। और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि केयर टेकर गवर्नमेंट ने तकरीबन 600 अरब रुपए जो है वो इस मद में तय कर लिए थे, दिए थे उन बैंकों को जिनसे इन्होंने ये पहले खरीदारी की थी, ताकि वो क्लियर हो जाए और ये आने वाले महीनों में खरीदारी कर सकें। और ये इस वक्त भी अगर आप देखें तो ये पूरी तैयारी थी अप्रैल के महीने तक कि ये खरीदारी करनी है, इनके सेंटर बन गए थे, सब कुछ हो गया था। ये यकलख्त पीछे की गई है और इंपोर्ट जो है वो बढ़ा दी गई है। यानी मार्च और अप्रैल में जो तय था, जो वीट बोर्ड ने तय किया था कि सिर्फ ये शिपमेंट्स आ सकेंगी, उससे बहुत ज्यादा यानी डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल इंपोर्ट्स की गई। तो ये लास्ट मिनट पे आखिरकार ये क्यों सारा कुछ पाकिस्तान के काश्तकार को तबाह करने के लिए किया गया? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और लोगों ने इसका रद्द-ए-अमल ये किया है कि उनको जितने पैसे चाहिए थे अपने फौरी चीजों को सेटल करने के लिए वो निकल लिए, बाकी गंदम उन्होंने घरों में रख ली है। अब आप बंदूकें लेके जाके वो गंदम लेके दिखाएं, वो भी बंदूकें लेके तैयार बैठे हुए हैं। तो इधर खाना जंगी होगी आपको, लेकिन ये कीमत आप देंगे उस काश्तकार को जो आपने वादा किया। सुना है वो कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी ने ऑर्डर किया है कि जहाँ पर भी कहीं पे भी ऐसी चीज़ें फौरी तौर पर उस पर एक्शन हो जो और उसको निकाला जाए जहाँ पे ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है। तो ये तो फिर इसका मतलब है आपने पहले ही आगाही दे दी है कि दोनों तरफ बंदूक चलेगी। अच्छा सर, चीनी का बताएं ना, चीनी सरप्लस हो गई है, वजीर आजम ने आखिर इजाज़त दे दी है, कहा रेट में इजाफा नहीं होगा लेकिन आपको इजाज़त है। क्या होगा सर इसका मुस्तकबिल? 1 मिनट इसके ऊपर बता दें। इन्होंने जी एक कमेटी बना दी है जो इंश्योर करेगी कि रेट जो है ना वो नहीं आगे बढ़ेगी। तो आपको पता है अंग्रेजी का एक बड़ा खूबसूरत मुहावरा है कि कैमल इज अ हॉर्स डिजाइन्ड बाय अ कमेटी। तो ये कमेटी जो है इसके पास क्या इख्तियार है और किस तरह इसने रोकना है, ये एक मजाक ही उन्होंने किया है। इन्होंने बहरहाल उन हल्कों को नवाजना था और वो एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी। आप देखेंगे आने वाले दिनों में ये चीनी की कीमत बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ये हो ही नहीं सकता कि ना बढ़े। और फिर हम इंपोर्ट भी करेंगे। और ये चीनी सुना है कि शहबाज शरीफ की मिले हैं, आसिफ जरदारी की मिले हैं, बड़े बड़े जहांगीर तरीन की मिले हैं, बड़े बड़े लोग की। अच्छा सर ये बताएं, कोई फर्क नहीं पड़ा इनको क्या कोई फर्क नहीं पड़ा। ये जो बड़ी संजीदा बातें करते हैं ना कि जी चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें, पाकिस्तान मुश्किल मोड़ पे खड़ा है, हम इसको बचाने के लिए अपनी सियासी साख उड़ा रहे हैं, कुछ भी नहीं है। जैसे ही इनका टाइम आता है ना, ये हमेशा वो फैसले करते हैं जिससे खुद मुस्तफीद होंगे। अच्छा सर ये बताएं कि क्योंकि टाइम हमारे पास कम होता है, वरना बहुत सारी गुफ्तगू है जो आपसे करना है, लेकिन ये बताएं सर, सिर्फ 2 सवाल है। एक तो ये कि एक नई सियासी जमात आ गई है मार्केट में और वो है शाहिद खाकान अब्बासी की, तो इसका मुस्तकबिल क्या है? क्योंकि ज़्यादातर नून के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। और दूसरा सवाल ये है कि सर आपने भी मेरे ही प्रोग्राम में ये कहा था कि एक नई सियासी जमात आने वाली है जिसका आप हिस्सा बनने वाले हैं, तो उसका वो कब तक आ सकेगी? ये 2 सवाल लेके आता हूँ सर आपके पास। जी, जहाँ तक ये जो सियासी जमात एक बनी है उसकी जो कामयाबी का या नाकामयाब होने का जो राज है, मैं समझता हूँ कि वो गरीब आवाम के लिए मैसेजिंग है। अभी तक तो मैंने कोई ऐसी बात नहीं सुनी उनकी जानिब से
जो कि मैं समझता हूँ कि गरीब आदमी के मसाइल में को कमी कर सके। तो दूसरी बात यह, जहाँ तक आपने उस जमात का पूछा जिसका मैंने जिक्र किया, बिल्कुल वो बिहाइंड द सीन्स दिन रात काम हो रहा है उस पर, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप खुशखबरी सुनेंगे। और वो जमात जो है, मैं आपको बता सकता हूँ कि वो खालिसतन और फौरन जो पाकिस्तान की अवाम की सतह की प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें पेश है महंगाई और बेरोजगारी, इन दोनों का हल जो है वो यकीनी बनाने के लिए जमात सामने आ रही है, और उनका यही काम है। और यही भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इन सारी जमातों से कोई तवक्को नहीं रखी जा सकती। लेकिन सर एक चीज़ जो हमें अक्सर नज़र आती है वो ये आती है कि पाकिस्तान के सियासी लीडरों की सियासी शऊर तो हम देख चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान के आवाम का सियासी तरबियत लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम तो शख्सियत परस्ती का शिकार हैं। तो किस तरह इस आवाम को आप नई जमातें, ख़ास तौर पर आपकी जमातें अट्रैक्ट कर सकेंगी? 1 मिनट आपके पास है सर। ये जी, इसमें वाज़ेह तौर पर ये हमारा काम है इनको समझाना और वो लफ्ज़ ढूंढना और वो यकीन दहानी करवाना कि जो मसाइल है उनका हल हमारे पास है। और ये मैं आपको बता दूं कि जिस दिन उनको यकीन दहानी हो गई तो फिर उनको रोकने वाली कोई चीज़ नहीं है। और मेरे ख्याल में कि अभी उनको चूंकि ये चीज़ नज़र नहीं आ रही है कि कहीं से कुछ सिला मिले, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग अभी सिर्फ ये हुआ है पिछले 10-15 बरस में कि एक जमात का इजाफा हो गया बारी लगाने वाली जमातों में। उन्होंने भी बेपनाह जो है महंगाई की और बेरोजगारी सामने आई और एक मईशत को तबाही की तरफ दिहाड़े लेके गए और अमीर लोगों को बहुत नवाजा। वो खैर बात अभी बताने की है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये उनको यकीन दहानी जब हो जाएगी कि महंगाई और बेरोजगारी का हकीकी मायनों में खात्मा और यकीनी मायनों में खात्मा करने के काबिल है कोई जमात, तो वो फौरी तौर पर उसके साथ कब तक आखिरी सवाल सब, कब तक हम उम्मीद रखें कि ये जमात हमारे वजूद में आ जाएगी, ऐलान हो जाएगा? 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना? मैं तो कहता हूँ कल ही हो जाता, लेकिन उस पर काम हो रहा है, इंशाल्लाह जल्द आपको पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया सर, जब ये हो जाएगा तो ज़रूर के बात करेंगे। ये थे दानियाल अजीज़ साहब, बहुत सारे इशूज़ पे बात किए। वक्त खत्म हो चाहता है, डॉक्टर दानिश में दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।